गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास है, उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बता देता हूं। मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस बहुत ही जल्द अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहा है। वो बिल्डिंग जो है वो हल्दीघाटी गेट पर है, जैसा हमने पहले ही बताया था, प्रताप नगर में। हल्दीघाटी गेट के जस्ट नियर बाई लोकेशन आप लोगों को गूगल से मिल सकती है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं नए बैचेस 2 फेब से और 9 फेब से। तो आप सभी लोग जब तक जो प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप लोगों का और हमारा जो रिलेशन है वो इसी प्रकार से मेंटेन रहेगा। और भरत, चेतन, मुकेश, रोहिताश, लाइव सीरीज, कृष्ण, राजेश, इंद्रा, राघवेंद्र, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को ये क्लास शेयर करें। परसों आपका हरियाणा सीएचओ का एग्जाम है, इसीलिए ये क्लास जो है थोड़ी बहुत यूजफुल आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि अब रिसेंटली आपके जो परसों एग्जाम होने वाला है तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सेकेंड थिंग ये है कि आज की क्लास में लास्ट में मैं कुछ आपको जो कुछ सेंसस है जो आपको हरियाणा के बारे में पता होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज क्लास को लाइक जरूर दबाएं आप लोग, जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास, क्योंकि आपका लाइक देना डेफिनेटली एक टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। और आप सभी लोग प्लीज प्रेस लाइक बटन, ठीक है। तो आज की क्लास डेफिनेटली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ डिजीज पर है, कुछ ऐसी डिजीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग कनेक्टेड हो जाइए फटाफट। अभी तक जितने बच्चे लाइव आने चाहिए तो उतने बच्चे अभी तक आए नहीं है, तो प्लीज लाइव आना शुरू कीजिए आप सभी लोग। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स? सुनील, पंकज, चेतन गुड इवनिंग, रावत साहब गुड इवनिंग, ठीक है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। खेम सिंह गुड इवनिंग, अनिल, हाँ बिल्कुल अनिल, राजस्थान की भी बताऊंगा और हरियाणा की बताऊंगा। जीतू, राज वर्मा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये क्लास केवल लाइव है, ध्यान रखना, ये सिर्फ लाइव रहेगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी क्लास को हटा दिया जाएगा, तो जो भी बच्चे ये सोचकर बैठे कि क्लास रहेगी वो नहीं रह पाएगी, तो प्लीज बी लाइव ओनली। फटाफट आप लोग आ जाइए। पहला क्वेश्चन आंसर देना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। डी, ए, बी, डी, सभी एक बार शेयर करो। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र नायक जी, हाँ सी। चलिए क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। यहां पर नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मोस्ट कॉमन पे। हम डिस्कस करेंगे सारे कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डायरिया, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया और एसएसपी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी है, कुछ का सी है, कुछ का बी है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यहां पर मैं बात करूं कि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो मैंने पूछा है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम, जिसके पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं जब भी मीजल्स की बात करूंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। क्या है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, मैं 4-5 लाइनें जो आपको इसके अंदर बताने वाला हूं वो थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन भी करनी है साथ ही साथ। मीजल्स के बारे में फटाफट 5 मिनट में पूरा रिवाइज करूंगा, आप लोग थोड़ा सा सीरियसली देखें।
मीजल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। कौन सा होता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। इसके बहुत सारे नाम अलग अलग भी हैं। जैसे हम बात करें, हम इसे 4 डेज फीवर के नाम से भी जानते हैं, हम इसे CCC के नाम से भी जानते हैं, हम इसे रूबियोला के नाम से भी जानते हैं, हम इसे फर्स्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं और हम इसे मॉर्बिली वायरस के नाम से भी या मॉर्बिली फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मीजल्स को और किन नामों से जाना जाता है? हाँ जी, बिल्कुल आरएनए पैरामिक्सो वायरस। एसएसपी मोस्ट सीरियस होता है, बिल्कुल सही कहा अंजलि, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एजेंट मैंने आपको बता दिया, इसके अदर नेम आपको बता दिए। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है, थोड़ी स्पीड फास्ट है, वो फास्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाए, क्योंकि जितना कंटेंट मैं 1 घंटे में पढ़ा पाऊंगा वो आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज लाइक और शेयर करें क्लास को। अभी भी उतने बच्चे लाइव नहीं आ पाए जितने बच्चे मैं एक्सपेक्ट करके क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सुन लेना गौर से। पहला क्वेश्चन तो बनेगा पॉजिटिव एजेंट पर, दूसरा क्वेश्चन इसके डिफरेंट नेम्स पर, तीसरा बनेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर, चौथा बनेगा इसके इंक्यूबेशन पीरियड पर, पांचवा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा इंफेक्शियस पेशेंट कब होता है। तो ध्यान रखना, बच्चा जो है वो प्रोड्रोमल फेज, जिसे हम बोल सकते हैं प्री इरप्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज? प्री इरप्टिव स्टेज। और दूसरा ऑप्शन इरप्टिव स्टेज। इन दोनों स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है, मतलब इंफेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि इस दौरान इसके टीयर्स, इसके यूरिन, इसके सलाइवा, इसके ब्लड, इसके बॉडी फ्लूइड्स में सब में ये वायरस मौजूद होता है। इसलिए मोस्ट इंफेक्शियस पीरियड ये 4 दिन और इसके बाद के 4 से 5 दिन। तो वी हैव टू सेपरेट या आइसोलेट द चाइल्ड फॉर 7 to 10 डेज। 7 से 10 दिनों के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि 4 दिन तो इसके प्रोड्रोमल पीरियड के और अगले 4 से 5 दिन बच्चा बहुत ज्यादा हाईली इंफेक्शियस होगा, आसानी से बीमारी को ट्रांसमिट करेगा। इसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट है, सेकेंडरी अटैक रेट कितने परसेंट होती है? 76 to 80%। समझ में आ गई बात? अब यहां पर आता है इसके कुछ पर्टिकुलर साइंस पर। पहला क्वेश्चन याद करना कि बच्चे को सबसे पहली कंप्लेंट क्या होती है? फीवर। फीवर होगा हाई ग्रेड, लो ग्रेड फीवर नहीं होता है। कैसा फीवर होगा? हाई ग्रेड फीवर होगा। तो पहली बात तो हाई ग्रेड फीवर होता है। सेकेंड थिंग इसमें आता है CCC। 3 C को हम याद करेंगे तो क्या बोलेंगे? कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। ध्यान रखना, 3 चीजें बोली हैं, तीनों चीजों को याद रखना है। कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को फोटोफोबिया, रेड एंड आइज, रनी नोज, जुकाम, लेकिन ये सारे सिम्टम जो बता रहा हूं ये सारे के सारे कौन सी फेज के हैं? प्रोड्रोमल फेज के। और यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट साइन आता है कॉप्लिक स्पोर्ट्स। क्या आता है? कॉप्लिक स्पोर्ट्स। आपसे पूछा जाएगा कॉप्लिक स्पोर्ट्स कौन सी बीमारी को इंडिकेट करते हैं? मीजल्स को। बनते कहां पर है? बक्कल म्यूकोसा पर, जस्ट अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलार टीथ। उसके सामने बनते हैं, तीसरे दिन बनते हैं, 3rd डे ऑफ प्रोड्रोमल फेज ये बनते हैं। और इसके 1 से 2 दिन बाद क्या आना शुरू हो जाते हैं? रैशेज। जैसे ही रैशेज आएंगे कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी? इरप्टिव स्टेज। तो सेकंड नंबर पे जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है? इरप्टिव। क्या आएंगे इसमें? रैशेज, दाने आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले रैशेज कहां पर आएंगे? कान के पीछे। कहां पर आएंगे बच्चों? कान के पीछे, रिट्रोओरिकल। कान के पीछे रैशेज आते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, रैशेज कैसे होंगे? टिपिकल डस्की रेड। कैसे रैशेज होंगे? टिपिकल डस्की रेड, सुर्ख लाल। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल फाइन रेड होंगे। टिपिकल डस्की रेड रैशेज होंगे जो उसकी बॉडी को 3 से 5 दिन में कवर कर लेंगे। ये इसके रैशेज की क्वालिटी होती है और पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके कॉम्प्लिकेशंस पर जो हमने पूछा था। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन
पोस्ट मीजल्स स्टेज। पहला क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट मीजल्स स्टेज में कौन सा होता है? तो आपका जवाब आएगा बच्चों डायरिया। क्या आएगा? डायरिया। हाँ जी। क्लास अटक रही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट कॉमन, विकास क्लास अटक रही है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पोस्ट मीजल्स स्टेज इज डायरिया। सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है डायरिया, लेकिन पर्टिकुलर किस वर्ड में? पोस्ट मीजल्स स्टेज में। कौन सी स्टेज में? पोस्ट मीजल्स स्टेज में। अब दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। अब जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो इस बच्चे ने लिखा है, प्रिंस ने, बिल्कुल सही, इसने लिख के दिया सर आंसर आएगा ओटाइटिस मीडिया। तो यहां पर इन्होंने आंसर लिख दिया ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तो बच्चों आपका आंसर आएगा न्यूमोनिया। क्या आंसर आएगा? न्यूमोनिया। तीसरा क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने के लिए आपको जो भी मौका है उसको छोड़ना है। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने आपको क्या बताया? पोस्ट मीजल्स में डायरिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या बताया? ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या बताया? न्यूमोनिया। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफेलाइटिस। कल का अखबार उठा के पढ़ना, कल के अखबार में एक लाल सोट के बच्चे की कहानी आई है, सुशील नाम के बच्चे की। 14 साल का बच्चा है जो ट्रीटमेंट के लिए राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, राज्य सरकार से गुहार लगा रहा है। उस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो यही है। अखबार उठा के देखना, सेकंड नंबर का जो पेज है, पेज नंबर 2, ये आपको उसमें खबर मिल जाएगी। 14 साल का बच्चा, सुशील नाम का बच्चा है, उसको यही प्रॉब्लम हो रही है, SSP, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफेलाइटिस। बच्चा बोल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, अपने काम नहीं कर पा रहा, और डॉक्टर कह रहे हैं इनक्योरेबल डिजीज है। ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत कम होता है, तो हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी यही है, SSP। 30,000 बच्चों में एक बच्चे को होता है, 30,000 बच्चों में से एक बच्चे को होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? लीस्ट कॉमन। सीरियस तो है लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है। एक और क्वेश्चन आता है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद मीजल्स। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद मीजल्स। तो आपका आंसर आएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। किसकी कमी करता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी करता है, इसीलिए आपको पढ़ा होगा कि विटामिन ए को हम जरूर साथ में देते हैं जब मीजल्स का वैक्सीन लगाते हैं। फटाफट रिवाइज कर रहा हूं जो क्वेश्चन को बताए। हाँ जी, चलिए आप सभी लोग, हाँ जी फटाफट। रंजना, कृतिका, बाबूलाल, रविंद्र, बिल्कुल सही आंसर विटामिन ए, वेरी गुड। चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेशन पे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पोस्ट मीजल्स स्टेज, क्या बोलोगे? डायरिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, पोस्ट मीजल लिख के नहीं दिया, ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन लिख दिया, न्यूमोनिया। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन SSP। लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन SSP 30,000 में 30,000 में एक बच्चे को होता है। कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है मीजल्स में? विटामिन ए। तो मेरा जो प्रश्न था बच्चों वो सिंपल सा आपके सामने आ गया है और उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था। इसका मतलब आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं परसों के एग्जाम्स के लिए। और जो एग्जाम्स की सीरीज आने वाली है, चाहे वो RML हो, चाहे वो SGPGI हो, चाहे वो PGI संगरूर हो, और चाहे वो राजस्थान CH हो, आप सभी उनके लिए तैयार हैं। तो राइट क्वेश्चन जो आंसर है,
देखिए डायरिया, मैं इसके आगे सिर्फ लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। यदि डायरिया लिखता तो इसके आगे क्या होता, पोस्ट मीजल्स स्टेज का कॉमन कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट मीजल्स स्टेज का कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन, समझ में आ गई बात। न्यूमोनिया तो मैं कहूंगा मोस्ट सीरियस, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ओटाइटिस मीडिया तो मैं कहूंगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और यहां पे लिखूंगा लीस्ट कॉमन या मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था लीस्ट कॉमन पे, तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, डी। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, ध्यान रखना राइट आंसर विल बी डी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? जो जो बातें आपको बताई हैं प्लीज वो सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखें और उनको याद भी रखें। हाँ जी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज ओनली एन इंपॉर्टेंट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड फॉर मम्स। सिम्टम्स ऑफ मम्स यूजुअली डिसअपियर विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन आपसे यह जानना चाहता है कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है जिससे आप मम्स को रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव मेथड, वी नो दैट द वैक्सीनेशन इज द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन, not the part of treatment, not the part of other methods, it is the method of prevention. Symptoms of mumps usually disappear within how many days after the initial infection? फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जो जो बच्चे हैं फटाफट आंसर दीजिए। बी, ध्यान रखना क्लास लाइव है, अपने फ्रेंड्स को शेयर। इधर परिस्थितियां कुछ भी हो डेफिनेटली आपकी क्लास चलती रहेगी, जो भी कंटेंट में पढ़ाने के लिए आए आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। हाँ देखिए इसने पूछा, अब देखिए आंसर क्या होगा। अब मम्स के बारे में बात करते हैं फटाफट। मम्स जो है वो कैसी बीमारी है? आप कहेंगे सर वायरल डिजीज है। यदि मम्स की बात की जाए तो मम्स एक वायरल डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस। क्या है? मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस, मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस पॉजिटिव एजेंट है। ये एक आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट। क्या होता है? ड्रॉपलेट। यदि आपसे यह पूछा जाए इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो आप बोलेंगे 14 से 21 दिन, 14 to 21 डेज। लेकिन हम आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। मम्स में जो होता है वो सबसे पहले बच्चे को होता है ईयर एक, कान में दर्द होगा। दूसरी बात स्वेलिंग स्टार्ट होगी। ईयर एक होगा तो उसकी वजह से बच्चे को क्या हो सकता है? फीवर भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को होगी स्वेलिंग। अब स्वेलिंग कहां से स्टार्ट होगी? स्वेलिंग स्टार्ट होगी कान से, मतलब पैरोटिड ग्लैंड्स के नीचे से। पैरोटिड ग्लैंड से स्वेलिंग स्टार्ट हुई और ये आ जाएगी कहां पर? सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल रीजन पर। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल रीजन पर। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बच्चा सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होगा। जिस टाइम बच्चे को स्वेलिंग रहती है ना, यदि आप मम्स के बच्चे को देखोगे तो देखिए मम्स के बच्चे को जब आप देखते हैं तो आपको स्वेलिंग नजर आएगी सामने की तरफ, इन फ्रंट। ये दिख रहा है? ये बच्चा देखिए, ये मम्स का बच्चा है। यहां पर स्वेलिंग आपको नजर आ रही है। पैरोटिड ग्लैंड से सब लिंगुअल रीजन की तरफ स्वेलिंग रहती है। यहां से स्वेलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहां तक स्वेलिंग आई है। ये एक साइड भी हो सकती है, ये दोनों साइड भी हो सकती है। तो जिस वक्त बच्चे को स्वेलिंग रहती है उस वक्त बच्चा हाईली देखो बेटा, क्लास अटक रही है, महिपाल, इंदिरा, ये सही है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, लेकिन क्लास आपके पास आती जाएगी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, लेकिन आप लोगों को 2-5 मिनट में, 1-2 मिनट में वापस वो क्लास रिगेन हो जाएगी। तो आप लोग कनेक्टेड रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्वेलिंग है इस वक्त बच्चा सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? ये स्वेलिंग जो है ये अपने आप 1 से 2 वीक में सबसाइड हो जाती है।
कितने वीक में? 1 से 2 वीक में। मम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, मम्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो आपका जवाब होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या होगा बच्चों? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। यदि वो केवल जनरली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब वो ये क्वेश्चन बच्चों में पूछ के अडल्सेंट में पूछे तो फिर आपका आंसर होता है ऑर्चाइटिस। क्या होता है? ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है पेनफुल टेस्टिकुलर स्वेलिंग। पेनफुल टेस्टिकुलर स्वेलिंग को कहा जाता है ऑर्चाइटिस, जो आगे जाके इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। तो मम्स में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कॉजेटिव एजेंट पे, मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस, दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वेलिंग पे, और तीसरा क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, दोनों का आंसर आएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्सेंट, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आंसर क्या आएगा? ऑर्चाइटिस। ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर पढ़ना है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो आप लोग देखिए, आंसर आप लोगों के पास आ गया कि हाउ मेनी डेज, उसके सिम्टम्स जो है वो कितने समय में डिसअपियर हो जाते हैं। तो फिर बच्चों आपका जवाब आएगा 1 से 2 सप्ताह, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम ही क्या है? स्वेलिंग। और यदि स्वेलिंग की मैं बात करूं तो स्वेलिंग कितने समय में डिसअपियर होगी? 1 से 2 वीक में। समझ में आ गया बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। थैंक यू इंदिरा। दीपिका, डेफिनेटली आई नो दैट क्लास इज गोइंग टू डिस्टर्ब, क्लास चल रहा है। वैभव, फीमेल में ऊफराइटिस, बिल्कुल सही, ऊफराइटिस फीमेल में। दिनेश, बिल्कुल सही है, मेल में ऑर्चाइटिस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, छोड़िए सारी चीजों को, अगला क्वेश्चन पढ़िए। जो परिस्थिति है उसको छोड़ दीजिए, ना तो आपके पास इतना समय है, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जितना मैं आपको हाँ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इंफेक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वेरिसेला वायरस? आंसर दीजिए। हाँ, सी सी सी, वेरी गुड, सी सी सी। वैभव, राकेश, गौरव, सी बिल्कुल सही आंसर है। महिपाल, बीएल, संतु, गरिमा, प्रियंका, सी। भरत, चलिए अब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन देखिए, मुझे पता था कि आंसर आप लोगों को आता है, और ये अच्छी बात है कि आप लोग आंसर बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, परफेक्ट रिप्लाई, सारे बच्चों का आंसर सही है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है वो ध्यान रखना है। चिकन पॉक्स का तो आपको पता है वेरिसेला जोस्टर है, ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस 3 हम सब जानते हैं। लेकिन सेकेंड थिंग जो आती है वो ये आती है कि स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो स्वाइन फ्लू को हम बोलते हैं H1N1। क्या बोलते हैं? H1N1। यह है इन्फ्लुएंजा ए। कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा ए। इन्फ्लुएंजा ए जो है ये हम कह सकते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो स्वाइन फ्लू इज द H1N1। इसको जानते हैं इन्फ्लुएंजा ए के नाम से। इन्फ्लुएंजा ए में स्वाइन फ्लू भी आता है, बर्ड फ्लू भी आता है, H5N1। ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। यहां पर H और N जो लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। H का मतलब है हीम एग्लूटिनिन और N का मतलब है न्यूरेमिनिडेज। ये दोनों की दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1, इसका पॉजिटिव एजेंट ये। यदि मैं रुबेला की बात करता हूं तो रुबेला का पॉजिटिव एजेंट है टोगा वायरस। कौन सा है? टोगा वायरस, रुबेला टोगा वायरस। और मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट मैं आपको बता चुका हूं, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। तो यहां पर तीनों के हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली इनके बारे में बताने का लॉजिक ये था, क्योंकि ये वो बीमारी है जिनके कॉमनली पॉजिटिव एजेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सीआरएस, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। हाँ जी, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सीआरएस। बताइए आंसर। ए, हाँ ए, डी, हाँ ममता ए, जीतू ए, कोविक डी, राहुल डी। फटाफट आंसर दीजिए। डी डी डी, ऑल ऑफ द अबो। हाँ जी डी, हाँ जी चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। बंटी ए, डी। मैक्सिमम बच्चों के आंसर डी हैं, कुछ के आंसर सी भी है, कुछ के ए भी है, बट मैक्सिमम बच्चों के आंसर डी है। सी, डी, ए, डी। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले सीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, तो आप सब कहेंगे कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, ये आपने इसका नाम पढ़ा। सीआरएस की फुल फॉर्म होती है कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, सीआरएस। अब सीआरएस कब होता है? नॉर्मली हम बात करेंगे टोगा वायरस इंफेक्शन है, ड्रॉपलेट से होता है। लेकिन यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और गर्भावस्था के दौरान यदि उसको रुबेला का इंफेक्शन लग जाए तो उसके बच्चे को सीआरएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रुबेला कैसी बीमारी है, उसकी जो गंभीरता है वो आप इससे समझ सकते हैं कि टॉर्च में जो मिड वैल्यू है वो रुबेला ही है। टॉर्च पढ़ते हैं ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, रुबेला, साइटोमेगेलो, हर्पीस वायरस, तो रुबेला सेंटर पॉइंट में है। अब यदि कोई महिला गर्भवती है और उसको रुबेला का इंफेक्शन लग जाए तो उससे वो इंफेक्शन उसके बच्चे को जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा पैदा होगा सीआरएस के साथ। आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा सीआरएस के साथ पैदा हुआ है? तो दो चीजें। पहली बात, बच्चा जब पैदा होगा तो एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे में आईजीएम एंटीबॉडीज होंगी। किसके अगेंस्ट? रुबेला के अगेंस्ट। यहां पर ध्यान रखिए, आईजीएम एंटीबॉडीज किसको इंडिकेट करती हैं? तो आपका जवाब होगा सर आईजीएम एंटीबॉडीज इंडिकेट करती हैं रिसेंट इंफेक्शन, एक्यूट इंफेक्शन में प्रेजेंट मिलती हैं आईजीएम एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में पहला इंफेक्शन जैसे आता है, इंफेक्शन के आते ही जो बनती हैं वो आईजीएम कहलाती हैं, और जो क्रॉनिक इंफेक्शन को इंडिकेट करती है वो आईजीजी कहलाती है। यदि बच्चा पैदा हुआ और पैदा आईजीएम एंटीबॉडीज के साथ पैदा हुआ, इसका मतलब बच्चे को इंफेक्शन मिला है, इसलिए आईजीएम आई है। दूसरी बात, बच्चे के बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडी जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये 6 महीने के बाद तक भी परसिस्ट करेंगी। नॉर्मल बच्चे में 6 महीने के बाद आईजीजी एंटीबॉडीज रुबेला की परसिस्ट नहीं करती है, लेकिन इस बच्चे में परसिस्ट करेगी। और इस बच्चे में परसिस्ट कर रही है क्यों? क्योंकि इसको इंफेक्शन मां से मिला है। तो सीआरएस का पता लगाने के दो तरीके, बच्चा आईजीएम एंटीबॉडीज के साथ पैदा होगा या 6 महीने के बाद भी उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज मिलेंगी रुबेला की, तो समझ लीजिए बच्चा सीआरएस के साथ पैदा हुआ। यदि प्रेगनेंसी 11 वीक से कम की है तो सूरत उस कंडीशन में यह होगी कि कंजेनाइटल ट्रायड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बच्चे में। और ट्रायड में 3 चीजें आएंगी। पहला, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इसमें मोस्ट कॉमन है पीडीए। दूसरा, सेकंड, कैटरेक्ट, बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरा, बच्चे में सेंसरी न्यूरल डेफनेस बढ़ जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यदि 11 वीक से कम का जेस्टेशन है, 11 वीक से कम की प्रेगनेंसी है और मदर को रुबेला इंफेक्शन हो गया, तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं उस बच्चे को कंजेनाइटल ट्रायड हो सकता है। और कंजेनाइटल ट्रायड होगा तो उसमें 3 प्रॉब्लम कॉमनली देखी जा सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सीएचडी, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। दूसरा है कैटरेक्ट और तीसरा है सेंसरी न्यूरल डेफनेस। ये ध्यान रखिए, तो बच्चे के अंदर ये हो सकता है। यदि प्रेगनेंसी 11 से 16 वीक की है तो उस कंडीशन में बच्चे को ना तो ये होगा ना ये होगा,
लेकिन डेफनेस होने के चांसेस तो फिर भी रहेंगे यदि प्रेगनेंसी 11 से 16 वीक की है। बट यदि प्रेगनेंसी 16 वीक से ऊपर की है तो ध्यान रखना बच्चे को कोई भी सीरियस इनक्योरेबल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, 17 वीक या उससे ऊपर की प्रेगनेंसी है तो बच्चे को कोई भी सीरियस, कृतिका बफरिंग ले रहा है वीडियो बाबा, हाँ बेटा डेफिनेटली नेट की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा, लेकिन अब जो क्लास चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चे को यदि प्रेगनेंसी 16 वीक से ऊपर की थी या 17 वीक या उससे ऊपर की थी तो बच्चे को सीरियस इनक्योरेबल डिजीज नहीं होगी। हां, यहां पे बच्चे को ब्लूबेरी मफिन हो सकते हैं, बच्चे की बॉडी पर बैंगनी रंग के निशान बन सकते हैं, ब्लूबेरी मफिन लेजन्स बन सकते हैं, वो बनना संभव है, लेकिन इसका मतलब बच्चे में कोई सीरियस वेट कम रह जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं रुबेला के, वो मैंने सारे आपको बताए। यदि मैं आपको रुबेला के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, चिल्ड्रन बोर्न टू अनवैक्सीनेटेड मदर्स, चिल्ड्रन बोर्न टू अनवैक्सीनेटेड मदर्स एट हायर रिस्क। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, भारत में 40% रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं, वो महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष के बीच की हैं, वो रुबेला के लिए रिस्क पर होती हैं। हाईएस्ट रिस्क ग्रुप वही है। तो इन्होंने ये कहा कि जिन फीमेल्स को आपने वैक्सीन नहीं लगाया वो हायर रिस्क पर होती हैं, उनके बच्चे भी हायर रिस्क पर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। द इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न यूजुअली शो माइल्ड सिम्टम्स, गलत। यहां तो सीरियस इनक्योरेबल डिजीज हो रही है, सीएसडी हो रहा है, कैटरेक्ट हो रहा है, डेफनेस हो रहा है, तो माइल्ड सिम्टम्स नहीं आते हैं, सीरियस सिम्टम्स आते हैं। राइबाविरिन इज अ वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। इसमें कोई ड्रग देते ही नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ एंटीवायरल, एंटीवायरल का चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रुबेला कोई यूज नहीं है, तो यह भी गलत है। इसका मतलब यह भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सिर्फ ए। तो यहां पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सा है? हां, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट प्रायोरिटी, हां ये क्वेश्चन भी आता है कि वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, तो आपका इमीडिएटली जवाब होगा रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल। प्रेग्नेंट नहीं बोल रहा हूं। लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो रुबेला का वैक्सीन प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं लगाएंगे। और यदि आपने लगा दिया किसी फीमेल को तो उसको बोल दे कि कम से कम 3 महीने तक कंसीव नहीं करना है, 3 मंथ तक प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं करनी है, या आप उसको समझा देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस एक्सेप्ट। इनमें से हिंदी रूपांतरण यह है कि इनमें से कौन सी बीमारी को आप वैक्सीन के द्वारा नहीं रोक सकते। ऑप्शन ए वेरिसेला, ऑप्शन बी ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी टोगा वायरस। जिसको इनसे होने वाली बीमारियों के नाम का पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर देगा। जिसको इसके बारे में पता है कि इस वायरस से कौन सी बीमारी होती है वो आसानी से आंसर देगा। सी राजेश सारन सी आंसर है, प्रदीप बी आंसर है, चेतन बी, भरत बी, हां विकास सी, दिलीप ए, मदन डी। मिले जुले आंसर आ रहे हैं, बी सी डी, बी सी डी। सी 100% सही है प्रिंस। चलिए वेरी गुड। चलो समय वेस्ट नहीं करते, सुन लीजिए फटाफट। मुझे इतना बता दीजिए, वेरिसेला से कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स, वेरी गुड। ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो कोल्ड करता है, इन्फ्लुएंजा करता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस वाला नहीं है, दूसरा वायरस। वेरियोला वायरस क्या कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स। और टोगा वायरस क्या कॉज करता है? रुबेला। अब मुझे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट,
चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन इसके लिए बनी थी, फर्स्ट वैक्सीन बाय एडवर्ड जेनर, इसी के लिए बनाई थी। रुबेला के लिए वैक्सीन है, बिल्कुल है, लेकिन पैरा इन्फ्लुएंजा के लिए नहीं है। इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन है बट पैरा इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। हमें यह पता होना चाहिए कि इस वायरस से कौन सी बीमारी होगी। मुझे पता है कि वेरिसेला से चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। मुझे पता है कि वेरियोला मेजर वेरियोला माइनर से स्मॉल पॉक्स होता है, तो पहला वैक्सीन ही स्मॉल पॉक्स का बनाया गया था। इस विश्व की एकमात्र बीमारी है जो इरेडिकेट हुई है। और टोगा वायरस से रुबेला होता है, अभी बताया मैंने, तो रुबेला का वैक्सीन भी है, एमएमआर रुबेला। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरा इन्फ्लुएंजा का कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या आएगा? बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंसर को करेक्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल मेथड बाय विच डिप्थीरिया इज स्प्रेड? मीजल्स के, मम्स के, रुबेला के, तीनों बीमारियां इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स है, उनके बारे में बेसिक चीजें बता दी है। अब हम आ गए कुछ क्वेश्चन डिप्थीरिया के ऊपर जो बैक्टीरियल डिजीज है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल मेथड बाय विच डिप्थीरिया इज स्प्रेड। हाँ, आंसर देना स्टार्ट कीजिए फटाफट। चलिए, ड्रॉपलेट बी, कासिब बी, भावना बी, ए ए ए, सुपरमैन यदि मुझे पता होता कि बेटा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता देता, वो इशू नहीं है। चलिए आंसर आते जा रहे हैं फटाफट बच्चों के। चलिए, जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास, ठीक है? अभी तो क्लास बची हुई है, अराउंड 50 मिनट्स की क्लास बची है, अभी तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन का आंसर है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए आया। हाँ, डिप्थीरिया होता किससे? तो आपका जवाब होगा सर डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, जो इसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी बीमारी है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। एक्सोटॉक्सिन निकालता है, और एक्सोटॉक्सिन जो है उसका नाम है डिप्थीरी टॉक्सिन। क्या नाम है? डिप्थीरी टॉक्सिन। वेरी गुड। कॉजेटिव एजेंट है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन सा कॉजेटिव एजेंट है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्वेश्चन ध्यान रखना, डिप्थीरिया केस से भी होता है और कैरियर से भी होता है। बीमारी जो पेशेंट, केस और कैरियर में क्या डिफरेंस है फटाफट बताइए। केस का मतलब इंफेक्टेड है, बिल्कुल है। कैरियर इंफेक्टेड है, बिल्कुल है। केस डिजीज को ट्रांसमिट करता है, बिल्कुल करता है। कैरियर ट्रांसमिट करता है, बिल्कुल ट्रांसमिट करता है। केस साइन सिम्टम शो करता है, बिल्कुल करता है। कैरियर साइन सिम्टम शो करता है, नहीं करता है। बस ये डिफरेंस है केस और कैरियर। तो बीमारी केस से भी फैलती है और कैरियर से भी फैलती है, लेकिन 95% डिप्थीरिया किससे होता है बच्चों? कैरियर से। और कैरियर भी दो प्रकार के होते हैं, नेजल कैरियर और थ्रोट कैरियर। नेजल कैरियर और थ्रोट कैरियर, नाक के थ्रू, नाक के डिस्चार्ज के थ्रू और थ्रोट सिक्रेशन के थ्रू। यहां पे मोस्ट कॉमन क्या होता है? नेजल कैरियर, जो बीमारी बहुत ज्यादा फैलाता है। तो डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होने वाली बीमारी है। अब मैं आपसे बात करूं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट, लीजन डिस्चार्जेज, जो स्किन कांटेक्ट होता है। कई बार जो डिप्थीरिया का पेशेंट होता है उसकी स्किन पे क्या बन जाते हैं? लीजस बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उनसे हो सकता है। इवन सॉइल में भी मौजूद रहता है तो सॉइल से भी हो सकता है। रेयरली फोमाइट से भी हो सकता है, पेशेंट के आर्टिकल से भी हो सकता है, जो पेशेंट चीजें यूज करता है उनसे भी हो सकता है। तो ड्रॉपलेट से हो सकता है, लीजन डिस्चार्जेस क्लोज कॉन्टैक्ट से हो सकता है, कंटामिनेटेड सॉइल से हो सकता है, फोमाइट से हो सकता है, इन प्रकार से हो सकता है। जब इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं तो एक्चुअली डिप्थीरिया 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फेरिंजो टॉन्सिलर। कौन सा होता है? फेरिंजो टॉन्सिलर, जो कि मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया है। क्या है? मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया। दूसरा होता है लेरिंजो ट्रेकियल, जो मोस्ट फटल डिप्थीरिया है।
मैं सबके सामने जो लिख रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूं। और तीसरा होता है नेजल डिप्थीरिया, जो मोस्ट सिंपल है। क्या है? मोस्ट सिंपल। 3 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्थीरिया तो फेरिंजोटॉन्सिला, मोस्ट फटल टाइप ऑफ डिप्थीरिया लैरिंजोट्रैकियल, मोस्ट सिंपल डिप्थीरिया नेजल डिप्थीरिया। क्वेश्चन इसके साइन सिम्टम्स पे देखिए, 3 चीजें याद कर लेना। पहला, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज में भारीपन, डिप्थीरिया का इंडिकेटिव साइन है। दूसरा, स्यूडो मेम्ब्रेन, फाल्स मेम्ब्रेन बनती है जो फेरिंग्स, लैरिंग्स और टॉन्सिल्स को कवर करती है। फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, टॉन्सिल्स को कवर करती है फाल्स मेम्ब्रेन, वो इसी में बनती है। और तीसरा याद रखना, बुल नेक अपीरियंस। फीवर हाई ग्रेड नहीं होता, लो ग्रेड होता है। टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन बुल नेक अपीरियंस होगा लिम्फेडिनोपैथी की वजह से। 3 प्रॉब्लम्स याद करिए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज में भारीपन, स्यूडो मेम्ब्रेन जो फेरिंग्स, लैरिंग्स, टॉन्सिल्स को कवर करेगी, और बुल नेक अपीरियंस, सांड जैसी गर्दन, लिम्फेडिनोपैथी होगी। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट साइन है। समझ में आ गई बात? और इसको डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है शिक टेस्ट। डॉक्टर बेला शिक ने इस टेस्ट के बारे में बताया, इसलिए इसका नाम रखा गया शिक टेस्ट। क्या रखा गया? शिक टेस्ट। तो शिक टेस्ट कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो आपका जवाब होगा बच्चों, डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया में शिक टेस्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है मेरे पास। आप सब लोगों ने सही आंसर दिया। देखो, फीसेज एंड यूरिन से नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट से होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होता है, और ड्रॉपलेट से होता है। लेकिन क्वेश्चन था यूजुअल मेथड, तो बेस्ट आंसर क्या आएगा? ड्रॉपलेट्स। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डाइटिस। बिल्कुल सही चेतन खन्ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मायोकार्डाइटिस। वेरी। चलिए, आफ्टर ए पर्सन इज एक्सपोज्ड टू डिप्थीरिया बैक्टीरिया, हाउ लॉन्ग डज इट यूजुअली टेक्स फॉर इलनेस टू बिगिन? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। थैंक यू धर्मचंद। हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए। निशु, ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन, दोनों में से कोई से भी। पेनिसिलिन दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। बी, डी, बी। हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए। बी, मोनिका, देवराज, रवि, मुनेश, जीतू, सुमन सी, दिलीप बी, पूजा सी, बी, जितेंद्र डी, मनोज बी, दिनेश पारिक बी। चलिए, आप लोगों के आंसर आते रहेंगे, तब तक मैं आपको जवाब दे देता हूं। जब भी आपने डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा होगा तो आपने उसका एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि एक पर्सन एक्सपोज होने से लेकर वो कितना समय लेता है बीमारी के सिम्टम शो करने में। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ही क्या होता है? एंट्री ऑफ एजेंट टू अकरेंस ऑफ साइन। ये आपसे इंक्यूबेशन ही पीरियड पूछ रहा है। अब देखिए, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 दिन, 2 to 6 डेज। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बताइए, ये आंसर होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन कोई घुमाया नहीं है, बस इतना सा है कि हमें उसका इंक्यूबेशन पीरियड याद होना चाहिए। एग्जामिनर ने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे इंक्यूबेशन पीरियड, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमें प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न का मतलब समझना है। ध्यान रखना, एग्जाम में दिया जाने वाला समय आपका अपना है। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहां से पढ़ रहे हैं, आप किस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप किस कॉलेज से पढ़कर आए हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो एग्जाम हॉल के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे जो भी समय दिया गया है, वो आपके पास कितना दिमाग आप उसमें चलाते हैं। यदि आप चलाएंगे, डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। तो बी पेशेंस, धैर्य के साथ दीजिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जो एग्जाम आप परसों देंगे
वो आपके लिए दोबारा नहीं होगा। इसी प्रकार से जो एग्जाम 9th को होगा, 15th को होगा, या 18th को होगा, या 19th को होगा, सारे एग्जाम्स कंटिन्यू आपके एग्जाम्स हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इंक्यूबेशन पीरियड की जगह उसने लैंग्वेज लिख दी और आपसे पूछ लिया। हमें आंसर पता है 2 से 6 दिन, हमें देखना है इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? डी आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ रवि बता रहा हूं बेटा अभी कि कितना IMR MMR है। चलिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टुसिस, डिप्थीरिया के बाद अगली बीमारी आ गई पर्टुसिस, बैक्टीरियल डिजीज है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टुसिस, पर्टुसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए एनसेफेलोपैथी, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन डी ब्रोंकोनिमोनिया। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। विकास 90 मिनट, बिल्कुल सही है बेटू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सारे डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड याद ना करें। जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रुबेला, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, HIV, TB, मलेरिया, डेंगू, इनके आप याद करें। बस ये 10-12 बीमारियों के, सबके याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ आंसर आते जा रहे हैं फटाफट। डी आंसर सबका है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी है। चलिए ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। पर्टुसिस बैक्टीरियल डिजीज है, हम सबको पता है। पॉजिटिव एजेंट बॉर्डेटेला पर्टुसिस, क्या बोलते हैं? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ध्यान रखना, बैक्टीरियल डिजीज तो है ही, लेकिन इसका नाम है वूपिंग कफ। इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं क्योंकि इंस्पायरेटरी वीप, जो हाई पिचड वूप साउंड आती है अटैक के दौरान, वो इसके वजह से, और इसको 100 डेज कफ भी कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बीमारी कॉज करता है, किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। और ये ध्यान रखना, एक बार नहीं 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ना तो वैक्सीन ना इंफेक्शन, मतलब सेकेंडरी अटैक रेट तो 90% है। सेकेंडरी अटैक रेट तो कितनी है? 90%। और सेकेंड अटैक रेट भी है, एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है, वैक्सीन लगाने के बाद भी दोबारा हो सकता है। तो नाइदर वैक्सीनेशन नॉर इंफेक्शन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। यहां पर आते हैं, पर्टुसिस में क्या होता है? खांसी के दौरे आते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। यहां पर ब्रोंकोन्यूमोनिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसका कारण यह है कि बच्चा खांसते खांसते, उसको जब अटैक होता है उसको बोलते हैं पैरोक्सिसिमल फेज। कौन सी फेज बोलते हैं? पैरोक्सिसिमल फेज। इस फेज के दौरान उसे खांसी के दौरे आते हैं, एस्पायरेट कर सकता है, उसके कारण ब्रोंकोन्यूमोनिया हो सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि पर्टुसिस का वैक्सीन, डिजीज नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं वैक्सीन। पर्टुसिस का वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए कारण बन सकता है? या कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टुसिस वैक्सीन, या साइड इफेक्ट ऑफ पर्टुसिस वैक्सीन? तो आपका आंसर होगा सीजर। सीजर इसके वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। इसलिए प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज में या एक्टिव एपिलेप्सी में कभी भी हम पर्टुसिस का वैक्सीन नहीं लगाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। पर्टुसिस के वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? तो आपका तुरंत जवाब होगा कि सर पर्टुसिस के कॉन्ट्रा वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्टिव या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज या एक्टिव एपिलेप्सी, नहीं लगाएंगे वैक्सीन। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से मतलब नहीं है, बच्चे को होना चाहिए। तो ये तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, ये तो किसका आंसर है? वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। एपिस्टेक्सिस क्या है? जब पैरोक्सिसिमल अटैक आते हैं तो उसको नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ऐसे तो उसको आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, बच्चा फेंट हो सकता है, सेरिब्रल पंक्चुएट हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा बच्चों? ब्रोंकोनिमोनिया। बिल्कुल, हाँ जी मोनिका बिल्कुल सही कहा, रूपेश बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर होता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉन एज थर्ड डिजीज? आंसर फटाफट आइए देने इसके। हाँ जी
बिल्कुल नरेंद्र, उम्मीद यही है कि फर्स्ट रैंक यहीं से आनी चाहिए, और हम ये उम्मीद भी करते हैं आपसे कि फर्स्ट रैंक जो है हरियाणा सीएचओ, राजस्थान सीएचओ और भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आनी चाहिए। डेंगू में एपिस्टैक्सिस मोस्ट कॉमन है, बिल्कुल सही है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीडिंग एपिस्टैक्सिस, बिल्कुल सही है। चलिए, ए बी बी ए बी बी ए मिले जुले आंसर है, बता देता हूं। रुबेला कहलाती है थर्ड डिजीज। क्या कहलाती है? थर्ड डिजीज। रुबियोला का मतलब है मीजल्स। मैंने आपको बताया था मीजल्स क्या कहलाती है? फर्स्ट डिजीज। स्कारलेट फीवर बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। किससे होता है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होता है। यह कहलाती है सेकंड डिजीज। क्या कहलाती है? सेकंड डिजीज। इसके लिए एक क्वेश्चन और आता है। स्ट्रॉबेरी टंग कौन सी बीमारी में देखी जाती है? स्कारलेट फीवर। सैंड पेपर रैशेस, सैंड पेपर रैशेस कौन सी बीमारी में देखे जाते हैं? तो आपका आंसर होगा स्कारलेट फीवर। पॉजिटिव एजेंट क्या है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, वो सेकंड डिजीज कहलाती है। रोजियोला इन्फेंटम ये सिक्स्थ डिजीज कहलाती है। सिक्स्थ डिजीज। तो देखिए, फर्स्ट डिजीज तो कौन सी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर तो रुबेला हो गया, खत्म। फर्स्ट डिजीज कौन सी है? रुबियोला। सेकंड कौन सी है? स्कारलेट फीवर। थर्ड कौन सी है? रुबेला। फोर्थ और फिफ्थ नहीं लिखी, तो फोर्थ डिजीज कौन सी है? डुक्स डिजीज। कौन सी डिजीज है? डुक्स डिजीज। और फिफ्थ डिजीज कौन सी है? पर्वो वायरस से होती है, इरिथमा इन्फेक्शसम। इरिथमा इन्फेक्शसम। ये फिफ्थ डिजीज कहलाती है। पॉजिटिव एजेंट होता है पर्वो वायरस। इसमें क्या होता है? स्लैप्ड, इसको बोलते हैं स्लैप्ड चीक। स्लैप्ड चीक डिजीज। जैसे गाल पे थप्पड़ मार दिया हो, ऐसे गाल लाल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लैप्ड चीक डिजीज। तो यहां पर ध्यान रखना, इरिथमा। ठीक है, तो ये 6 डिजीज होती हैं। वापस रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट डिजीज कौन सी है? मीजल्स। सेकंड कौन सी है? स्कारलेट फीवर। थर्ड कौन सी है? रुबेला। फोर्थ कौन सी है? डुक्स डिजीज। फिफ्थ कौन सी है? इरिथमा इन्फेक्शसम, जिसे हम बोलते हैं स्लैप्ड चीक। और सिक्स्थ कौन सी है? रोजियोला इन्फेंटम। टोटल 6 बीमारियां मैंने आपको बता दी, ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये आपके हैं आंकड़े जिनका आपको इंतजार था। ध्यान रखना, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये 2022 में पब्लिश हुए। एसआरएस 2020 के आंकड़े हैं, 2022 में पब्लिश हुए। आपके पास ऑप्शन में जब भी लेटेस्ट आंकड़े आते हैं तो आपको लेटेस्ट आंकड़े याद करने हैं। ध्यान रखना, इसमें लेटेस्ट आंकड़ों की यदि बात करते हैं तो मैंने तीनों का कंपैरिजन बताया, हरियाणा, राजस्थान और सीएचओ, सॉरी राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान और इंडिया, तीनों का बताया है। तो आप लोगों को रूपेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देख लीजिए, ये जो आंकड़े आपके सामने हैं आप इनको याद कीजिए। एनएनएमआर का मतलब है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये जो आंकड़े हैं ये पर 1000 पर है। मैं इसके सामने मेंशन कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा आपको और आसानी रहेगी। पर 1000 लाइव बर्थ। आईएमआर भी किस पे निकाली जाती है? पर 1000 लाइव बर्थ। एमएमआर यह है पर लैख लाइव बर्थ, ये पर लैख पर है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। सेक्स रेशियो ये पर्टिकुलर 2 साल में बढ़ा है, ये 2018 और 2020 उसके लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भी सेक्स रेशियो में इजाफा हुआ है, तो इजाफा कौन से सेंसस में हुआ है? एसआरएस में हुआ है, तो आप कहेंगे 18 से 20 वाले में। ये पर 1000 मेल है। सीबीआर पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। सेम सीडीआर क्रूड बर्थ रेट
क्रूड डेथ रेट, ये क्रूड सकल जन्म दर, सकल मृत्यु दर, ये दोनों किस पे निकाली जाती हैं? पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन पे। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये हरियाणा के 22 है, राजस्थान में 33 है और इंडिया में 766 है। ये लेटेस्ट जो चीज है वो मैंने आपको बताई है। इन वैल्यूज को आपको याद करना है क्योंकि आपकी वैल्यूज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान आईएमआर 30 है सर जी, बेटा राजस्थान की लेटेस्ट आईएमआर 28 है और इंडिया की जो है वो भी 27.695 है। राजस्थान की 32, सॉरी राजस्थान की 32 है, इंडिया की 27.695 है। 2000, ये आप अखबार के आंकड़े बोल रहे हैं जो अभी अखबार में 3 दिन 4 दिन पहले आए, वो नहीं है। हमें बात करनी है, मैंने आपको बताया 2020 का जो एसआरएस है उसके आंकड़े बता रहा हूं। ये 27.695 है। एग्जैक्टली भी जाओगे तो इसको बोलेंगे 27.695, 27.695। राजस्थान की 32 है और इसकी, अब ये जो आपके पास अखबार में जो आते हैं ना, ये आंकड़े वो होते हैं जो आंकड़े अभी पिछले महीने का या 1 महीने का या 2 महीने पहले का। हम एसआरएस की बात करेंगे, एसआरएस के आंकड़ों को सही मानेंगे। चलिए, तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आने वाला एग्जाम आप सभी लोगों के लिए बेस्ट हो। आप सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दें। आप सभी लोगों को मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआ, आशीर्वाद की सफलता आप लोगों को मिले, आपके परिवारजनों को आपके सिलेक्शन की न्यूज मिले, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सभी लोग अपने पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने पथ पर आगे चले और सफल हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।